सो वेलकम बैक गाइस टू दिस नेक्स्ट सेशन ऑफ मेटल फॉर्मिंग प्रोसेसेस। और जब हम मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस में रोलिंग पढ़ रहे थे और रोलिंग का ये नेक्स्ट लेक्चर अब हम आपके सामने रख रहे हैं। और नेक्स्ट इज द कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर माय डियर। और मैं ऑलरेडी आपको कुछ बातें बता चुका था न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल प्लेन के अकॉर्डिंगली, और मैंने आपको समय पे बताया था कि यहाँ पर जो मटेरियल हमारा एंट्री करता है और इनिशियली वेलोसिटी v0 से एंट्री करता है और एग्जिट जो होती है वो वेलोसिटी v1 से होती है। और ये जो सारा वेलोसिटी का चेंज है वो कहीं ना कहीं हमने देखा था कुछ अजम्पशंस के साथ मटेरियल जो है इनकम्प्रेसिबल होता है, विड्थ कांस्टेंट होती है, सारी चीज़ें बता के मैंने आपको एक रिलेशन दिया था कि वेलोसिटी और हाइट का रेशियो जो है वो दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स। और हमने देखा था वहाँ पर v0 h0 was coming out to be equals to v1 h1। और यहाँ से आपको मैंने बताया था कि वेलोसिटी का रेशियो हाइट के रेशियोज के बराबर होगा। तो इसका सीधा सा मतलब है जहाँ पे हाइट चेंज होनी शुरू होगी वहीं पे वेलोसिटी चेंज होनी शुरू होगी। तो माय डियर अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो हाइट है h0 है यहाँ पे, और यहाँ पर जो हाइट है h1 है। और ये हाइट का चेंज डिफॉर्मेशन जोन में ही होता है, तो डिफॉर्मेशन जोन में ही वेलोसिटी का चेंज होता है। तो माय डियर ये वाला जो जोन है यहाँ से शुरू होकर के जो यहाँ तक जाता है यही वो जोन है जहाँ पे वेलोसिटी और हाइट चेंज हो रहे हैं। और अगर वेलोसिटी और हाइट यहाँ पर चेंज हो रहे हैं तो मैं अगर सिर्फ इसी रीजन को बड़ा करके आपके सामने रखूँ, जूम करके दिखाऊं, तो इस रीजन को अगर मैं आपके सामने रखूँ और दिखाऊं तो इस रीजन की हम बात कर रहे हैं। और इस रीजन में हम वेरिएशन दिखा रहे हैं सबसे पहले कि किस तरीके से वेलोसिटी वेरी कर रही है लेटस से। और ये जोन मान लेते हैं यहाँ से शुरू हो रहा है, दिस इज स्टार्टिंग फ्रॉम हियर एंड एंड एट दिस। सो दिस इज टोटल डिफॉर्मेशन जोन लेटस से। तो मैंने आपसे कहा इनिशियली जो वेलोसिटी थी वो वेलोसिटी v0 थी। शुरू में वेलोसिटी ऑफ मटेरियल जो है वो कम होती है, वेलोसिटी ऑफ रोलर ज़्यादा। रोलर इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है माय डियर, इस डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्वियस सी बात है होगी क्योंकि मटेरियल भी यही एंट्री कर रहा है, रोलर भी यही घूम रहे हैं, पर मटेरियल का आने का जो स्पीड है वो कम है ना। तो अगर मटेरियल का आने का स्पीड कम है तभी तो रिलेटिव मोशन आएगा, और रिलेटिव मोशन के कारण आप जानते हो मटीरियल को फ्रिक्शन फोर्स अंदर की तरफ रोलर के खींचेगा, जिसको आपने कंडीशन ऑफ सेल्फ एंट्री का नाम दिया है। सो माय डियर शुरू में यहाँ पर कुछ v0 की वेलोसिटी से मटेरियल आ रहा है और इसके बाद मटेरियल जो है v1 की वेलोसिटी से बाहर जा रहा है, और इस बीच जो है मटेरियल v0 से v1 की वेलोसिटी रीच कर रहा है। और माय डियर बीच में कहीं वेलोसिटी ऑफ रोलर है, और वेलोसिटी ऑफ रोलर को मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ। दिस इज समहाउ वेलोसिटी ऑफ रोलर, दिस इज वेलोसिटी ऑफ रोलर। तो माय डियर जहाँ पर वेलोसिटी ऑफ रोलर और वेलोसिटी ऑफ मटेरियल सेम हो जाती है इसी पॉइंट को हम न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल प्लेन की, तो यहाँ कहीं न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल प्लेन आएगा। दिस इज न्यूट्रल प्लेन जब मैं एक लाइन की फॉर्म में दिखा रहा हूँ, एंड दिस इज न्यूट्रल पॉइंट। तो न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर, न्यूट्रल पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पर यस मटीरियल और रोलर की वेलोसिटी सेम हो जाती है, और इसी को न्यूट्रल प्लेन की फॉर्म में मैंने आपको दिखाया। और आपको याद होगा मैंने इस वाले जोन को बोला था दैट दिस जोन इज नोन एज लैगिंग जोन, क्योंकि हमारा मटेरियल पीछे चल रहा है, और इस जोन को हमने बताया था लीडिंग जोन क्योंकि हमारा मटेरियल आगे चल रहा है। ये सारी बातें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब माय डियर ऑब्वियस सी बात है, आप एक चीज़ और फील कर सकते हैं कि जब रोलर्स के अंदर मटेरियल आना शुरू करता है तो रोलर मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हैं। ऑब्वियसली रोलर्स मटेरियल के ऊपर कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं, और जब ये कुछ फोर्सेस लगा रहे हैं तो इस फोर्स के कारण जो मटेरियल के ऊपर प्रेशर एक्ट करता है, उस प्रेशर की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे इनिशियल में जब यहाँ पे मटेरियल एंट्री कर रहा है तो प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, और यहाँ पर जब एग्जिट कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है कॉन्टैक्ट छूट रहा है, तो यहाँ फिर प्रेशर छूट रहा है ना, रिलीफ हो रहा है ना। तो माय डियर यहाँ पे इनिशियली प्रेशर बढ़ता है और फिर जो है प्रेशर कम होता है, रिलीव होता है। सो माय डियर इनिशियली प्रेशर इंक्रीजेस देन प्रेशर रिड्यूसेस। तो लैगिंग जोन में प्रेशर इंक्रीज करता है और लीडिंग जोन में प्रेशर रिड्यूस करता है। तो और अगर इस प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसके लिए बाकायदा डेरिवेशन किए जा सकते हैं, बट माय डियर वो डेरिवेशन आपके कन्वेंशनल पेपर में काम आते हैं। ऑब्जेक्टिव पेपर में हम सीधा रिजल्ट से काम चलाते हैं। और ये जब आप कन्वेंशनल के लिए प्रिपरेशन करोगे, क्योंकि अब ट्रेंड ऐसा हो चुका है इंजीनियरिंग सर्विसेज में, पहले क्या होता था 3 दिन पेपर होता था। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज में बात करें 1000 नंबर का पेपर, 200 नंबर का इंटरव्यू। तो पहले दिन 200 नंबर का जीके जीएस वाला पेपर होता है जिसमें इंग्लिश आती थी, 120 टोटल क्वेश्चन थे, 60 क्वेश्चन इंग्लिश के होते थे, 60 होते थे जैसे करंट अफेयर हो गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इन सारी चीज़ों के। तो 120 क्वेश्चन से 200 नंबर का पेपर होता था। अगले दिन 2 टेक्निकल ऑब्जेक्टिव पेपर्स होते थे, 2-2 घंटे के 120 क्वेश्चन के, 200 नंबर के, 600 नंबर हो गए टोटल। तीसरे दिन कन्वेंशनल होता था 200 नंबर के 2 पेपर, तो 5 पेपर टोटल 3 दिन में होते थे, और सीधा एक रिजल्ट आता था, उसके बाद इंटरव्यूज। पर माय डियर 2016 से पैटर्न चेंज हुआ है। अब क्या होता है, पहले एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जनवरी के फर्स्ट वीकेंड पे,
संडे को जनरली होता है। और वो जो पेपर होता है वो होता है बेसिकली 200 नंबर का एक पेपर, जिसमें पेपर 1 जिसको बोलते हैं जनरली आज की डेट में, पहले पेपर 1 पेपर 2 अलग चीज़ को बोलते थे, टेक्निकल को बोलते थे। अब मैं पेपर 1 में जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंग्लिश ये सब हटा करके जो इंजीनियरिंग के ही सब्जेक्ट्स इंक्लूड किए गए हैं वो पेपर 1 है, 200 नंबर का होता है। उसके बाद 300 नंबर का टेक्निकल ऑब्जेक्टिव होता है, एक ही होता है। और इसके बाद फिर रिजल्ट आता है इसका, जो लोग इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं दे गो फॉर कन्वेंशनल पेपर। 300 नंबर के 2 कन्वेंशनल पेपर होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव और कन्वेंशनल में लगभग 5 महीने का गैप होता है। तो इस 5 महीने के गैप आने के कारण जब से ये ट्रेंड ऐसे चेंज हुआ है, कोचिंग्स में भी ट्रेंड बदला है। अब ऑब्जेक्टिव बैचेज अलग, कन्वेंशनल बैचेज अलग। हमारे समय पे सब एक साथ होता था, तो अब ऑब्जेक्टिव बैच अलग है, कन्वेंशनल बैच अलग है। तो ऑब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन कराया जाता है, क्योंकि एक बार ऑब्जेक्टिव आपका निकल गया तो कन्वेंशनल के लिए हमारे पास 5 महीने हैं और 2 महीने की हार्डली प्रिपरेशन होती है कन्वेंशनल की। तो ऑब्वियसली टाइम जो हमें मिला होता है वो ज़्यादा होता है जितना चाहिए उससे। तो ऑब्जेक्टिव के लिए हम जो रिजल्ट्स दिखेंगे वही हमारे लिए इनफ है, और उससे भी कभी क्वेश्चन आते नहीं है इन जनरल। सो माय डियर, अब अगर हम बात करें यहाँ के प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन की, तो कन्वेंशन के लिए जब हम प्रिपेयर करेंगे तो इसके डेरिवेशन देखेंगे। गेट के लिए और ईएससी ऑब्जेक्टिव के लिए इसकी कोई जरूरत नहीं, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, जरूरत ही नहीं है। तो माय डियर, जो प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन आते हैं, तो लैगिंग जोन में प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन और लीडिंग जोन में जो प्रेशर के एक्सप्रेशन है वो आपके सामने है। यहाँ पर जो सिग्मा वाई है वो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है। एन एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है 2 म्यू एल अपॉन डेल्टा एच। म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एल इज लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, और डेल्टा एच आपको पता ही है, दैट इज H0 माइनस H1। एंड माय डियर, यहाँ पर सिग्मा वाई यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एन बता चुका हूँ। H0 इज हाइट, ये जो इनिशियल हाइट है। HX इज जिस जगह पर आप प्रेशर ढूंढ रहे हो उस जगह की हाइट, ठीक है। जैसे आप प्रेशर अगर यहाँ ढूंढ रहे हो तो इस जगह की हाइट जो है वो HX है, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा दिस इज फिर पावर n प्लस 1 माइनस H0 बाई HX इंटू सिग्मा 1। सिग्मा 1 इज बैक टेंशन जो पीछे से लगी हुई है। अब माय डियर, मटेरियल को आगे जाना है फिर भी बैक टेंशन क्यों लगा रखी है? शीट को स्ट्रेट रखने के लिए। कई बार क्या होता है मटेरियल एक जगह इकट्ठा होने लग जाता है, तो वो नहीं हो, इसको स्ट्रेट रखने के लिए सिग्मा 1 और सिग्मा 2 लगाए हुए हैं। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 सिर्फ इसको स्ट्रेट रखने के लिए लगाए हैं। नेक्स्ट इज लीडिंग जोन का प्रेशर। लीडिंग जोन में प्रेशर इज गिवन बाय दिस सिग्मा वाई बाय एन, हियर n प्लस 1, Hx बाय H1। H1 इज द हाइट एट एग्जिट, एन वही है, फिर Hx माइनस Hx बाय H1 इंटू सिग्मा 2। अब यहाँ पे अगर हाइट्स की जगह वेलोसिटी दी हुई हो तो आपको मैंने बता रखा है, यहाँ से आप लिख सकते हो H0 बाय H1 कैन बी रिटन एज V1 बाय V0। इसी तरह किसी x हाइट की बात हो रही हो, Hx किसी x डिस्टेंस पे, तो इसको भी लिख सकते हैं Vx बाई V0। तो कभी कभी वेलोसिटीज के रेशो दिए होते हैं हाइट के रेशो की जगह, तो हम उसको यूज कर पाएंगे माय डियर, ठीक है। तो इस तरीके से माय डियर ये प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं जो मैंने आपको लैगिंग और लीडिंग जोन में बताए। और रोलिंग के एंड में हम फ्रिक्शन हिल के बारे में भी बात करेंगे, इसी से रिलेटेड होती है। और माय डियर, अब मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर वैसे तो इस पर कोई क्वेश्चन बनते नहीं है, पर अगर क्वेश्चन बनाने की कोशिश करे एग्जामिनर तो कभी कभी हाइट एट न्यूट्रल प्लेन पूछ लेता है। ये जो न्यूट्रल प्लेन है यहाँ की हाइट जनरली कभी कभी पूछी जा सकती है। तो न्यूट्रल प्लेन में माय डियर लैगिंग और लीडिंग दोनों वाले फॉर्मूले वैलिड होंगे क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ऐसे केस के लिए हम Px लैगिंग और Px लीडिंग को इक्वेट कर देंगे अगर हमारे पास ये सारा डेटा दिया हुआ है तो। बट माय डियर, ऑब्जेक्टिव में कभी भी ये सारा डेटा आपको दिया हुआ नहीं होगा। कन्वेंशनल में एक बारी के लिए दिया जा भी सकता है, इन ऑब्जेक्टिव दीज डेटास विल नॉट बी गिवन टू यू। तो माय डियर, इस केस में फिर हम करेंगे क्या? तो एक शॉर्टकट होता है कि जो हाइट ऑफ न्यूट्रल प्लेन है वो जनरली इसके बराबर होती है। मतलब हाइट ऑफ न्यूट्रल प्लेन इज जनरली गिवन एज H1 प्लस 20 to 30% ऑफ डेल्टा एच, ठीक है। तो माय डियर, कहने का मतलब ये हाइट एट न्यूट्रल प्लेन H1 जो है उसमें 20 से 30% ऐड कर दोगे तो मिल जाएगा। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम 4 ऑप्शंस को देखकर ही अपना आंसर बता सकते हैं। ऑप्शंस को देख के हिट एंड ट्रायल, जैसे मैंने आपसे कहा आपको दे दिया गया लेटर से जो H1 है वो 14 mm है, लेटर से आपको दे दिया गया H0 जो है वो 20 mm है। तो आपको पता है इन दोनों का जो गैप डेल्टा एच है वो कितना हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी 6 mm। अब मैंने आपसे कहा हमें हाइट एट न्यूट्रल प्लेन चाहिए, तो हाइट एट न्यूट्रल प्लेन जब आप लिखोगे H1 इज 14 प्लस 20 to 30%। 20 to 30% का मतलब है 0.2 2.3 टाइम्स ऑफ डेल्टा एच इज 6 mm। अब जब आप इसको करोगे तो आंसर जो 14 प्लस 0.2 टाइम करोगे 6 को तो 1.2 आएगा, और 0.3 टाइम करोगे तो 1.8 आएगा, टू 1.8। तो माय डियर, आंसर जो आ जाएगा वो कहीं ना कहीं आ जाएगा, इट इज 15.2 to 15.8 mm।
इन दोनों के बीच की रेंज का जो भी ऑप्शन हो आप उसको टिक कर सकते हो माय डियर। बट ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस कम है, और आएंगे तो फिर ऐसे ही करने हैं वो, क्योंकि ये लगाने वाला काम जो है वो कन्वेंशनल में आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो लगाना फिजिबल ही नहीं है इनको, क्योंकि माय डियर 2 नंबर के न्यूमेरिकल में इतनी वैल्यू देते ही नहीं है वो कभी, और दे भी तो ऐसे क्वेश्चन आप समझ सकते हो सोल्व करना कितना भयंकर रहेगा। आप दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर आप इसको सोल्व करेंगे। सो माय डियर देयर आर वेरी वेरी रेयर, आज तक तो आया नहीं, पहले ही बता दूं। तो फिर भी जैसा आप चाहते हैं मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ बता दी। प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, डोंट वरी, कुछ लोग नोट्स के लिए बोल रहे हैं, इस लेक्चर से पहले आपके पास मेटल फॉर्मिंग में रोलिंग के नोट्स पहुंच जाएंगे, तो आप नोट्स देखते हुए ही इस चैप्टर को पढ़ रहे होंगे, दैट इज फॉर श्योर। एंड माय डियर एट द सेम टाइम वेल्डिंग के आंसर की मैंने शेयर किए, बहुत जल्दी प्रैक्टिस सेशन आएगा, कुछ दिन रुक जाइए, बस 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा, एंड डोंट वरी अबाउट दैट। और उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ प्रेशर, दिस इज समहाउ इंट्रोडक्शन अबाउट न्यूट्रल पॉइंट एंड न्यूट्रल प्लेन। तो हमने यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कशन किया है न्यूट्रल पॉइंट और न्यूट्रल प्लेन के बारे में। अब माय डियर हम पावर और टॉर्क जो रोलर्स को चलाने के लिए चाहिए उसके बारे में बात करेंगे, रोल सेपरेटिंग फोर्स के बारे में बात करेंगे, फोर्स रिक्वायरमेंट को कम करने के बारे में बात करेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, एंड माय डियर साथ साथ इसको रिवाइज करते रहें, और क्योंकि इसके बाद अभी क्वेश्चन भी अभी तक देखने शुरू नहीं किए, तो हम एक दिन गेट के क्वेश्चंस भी रोलिंग के देखने वाले हैं, और जस्ट विद इन 1 और 2 डेज मैंने जैसा कहा कोशिश है कि कल या परसों में हमारा जो रोलिंग है वो कंप्लीट हो जाए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सब समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। तो माय डियर अभी अभी हमने प्रेशर के डिस्ट्रीब्यूशंस देखे थे लीडिंग जोन में और लैगिंग जोन में, दोनों ही जोन्स के अंदर। तो लैगिंग और लीडिंग जोन में जब हमने प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन देखे तो हमने देखा था कि प्रेशर ऑब्वियसली वेरी कर रहा था। और एक बार मैं फिर से अगर डायग्राम आपके सामने रखूं तो ये मेरे पास वर्क पीस जो हमने बनाया था, और इस तरीके से वी आर मेड लाइक दिस। और आपको याद होगा मैंने इसको जब 3D में दिखाया था तो डिफॉर्मेशन जोन के बारे में भी बात हुई थी। दिस इज योर डिफॉर्मेशन जोन, ये विड्थ है और ये L हमने देखा था ये, तो ये डिफॉर्मेशन जोन होता है, ठीक है। तो ये डिफॉर्मेशन जोन होता है। एंड माय डियर इसी डिफॉर्मेशन जोन में लीडिंग और लैगिंग जोन के अंदर हमने प्रेशर की डिस्ट्रीब्यूशन देखे थे, और वहां से जो एवरेज प्रेशर की वैल्यू हमारे पास आती है वो ये आती है। एवरेज प्रेशर इज 2/√3 सिग्मा y 1 + μL/4h। माय डियर यहाँ पर सिग्मा y तो यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल है, म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एल इज दिस आर्क, ये जो आप बोल रहे हैं, या आप बोल सकते हो दिस इज बेसिकली द लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन। 4h में h जो है वो h0 + h1/2 एवरेज है, और ये जो एवरेज फोर्स अगर आप लिखना चाहते हो तो एवरेज फोर्स क्या होगा, एवरेज फोर्स हो जाएगा एवरेज प्रेशर इनटू एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन जोन। अब एरिया ऑफ डिफॉर्मेशन जोन क्या होगा, दिस b इनटू दिस l, है ना, क्योंकि आपको याद होगा मैंने उस समय पे अप्रोक्सीमेशन भी लिया था कि अगर आप देखें ये इतना मतलब जो कर्वेचर इतना कम होता है कि इसको हमने ऐसे स्ट्रेट लाइन ऐसे जूम कर लिया था। तो इसलिए जैसा मैंने आपसे कहा ड्यूरिंग डेरिवेशन जब मैंने आपको बोला था, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि आप इसको ऐसे b इनटू l डिफॉर्मेशन जोन का एरिया लिख सकते हैं। तो दिस एवरेज प्रेशर इनटू दिस एरिया, दिस इज एवरेज फोर्स। इसको रोल सेपरेटिंग फोर्स भी बोलते हैं। रोल सेपरेटिंग फोर्स का मतलब क्या है, तो माय डियर आप जानते हो जैसे रोलर है, जब ये मटेरियल के कांटेक्ट में आता है, मैंने कहा मान लेते हैं यहां से कांटेक्ट शुरू हुआ और यहां पे कांटेक्ट खत्म, तो आपने देखा कि यहां से लेकर यहां तक थ्रू आउट प्रेशर वेरी करता रहता है, कहीं प्रेशर ज्यादा होगा कहीं प्रेशर कम होगा। देखा ना ये चीज आपने, डिस्ट्रीब्यूशन मैंने अभी आपको थोड़ा बहुत दिखाया भी था, और अभी फ्रिक्शन हिल के माध्यम से और देखेंगे भी। तो यहाँ पर जो प्रेशर है थ्रू आउट वेरी करता रहता है। अब वो वेरिएशन जो है अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली शुरू में बढ़ेगा और फिर कम होगा, मतलब कुछ इस तरीके की वेरिएशन आता है। मैंने आपको एक आइडिया दिया भी था, कुछ इस तरीके से प्रेशर का वेरिएशन आता है। तो इस तरीके से जब ये प्रेशर वेरी कर रहा है, तो माय डियर ये प्रेशर जब वेरी कर रहा है तो इसके कारण जो ये रोलर मटेरियल पे फोर्स लगा रहा है, रोलर मटेरियल पे फोर्स लगा रहा है, और बाय न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन मटेरियल भी रोलर पे फोर्स लगा रहा है, क्योंकि रोलर मटेरियल्स को अपने अंदर खींच रहे हैं, और मटेरियल ऑब्वियस सी बात है अगर रोलर को कंप्रेस कर रहा है, दबा रहा है, तो कहीं ना कहीं मटेरियल रोलर से दूर जाना चाहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो इसीलिए इस फोर्स को रोल सेपरेटिंग फोर्स भी बोलते हैं।
सो माय डियर, रोल सेपरेटिंग फोर्स इज दिस, क्योंकि आपको पता है कि रोलर मटेरियल्स पे जो फोर्स लगा रहे हैं, मटेरियल वही रिएक्शन के फॉर्म में उसी मैग्नीट्यूड का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में रोलर्स के ऊपर लगाएंगे और वो रोलर्स को सेपरेट करना चाहेंगे उस फोर्स से। क्यों? क्योंकि मटेरियल्स को कंप्रेशन मिल रहा है, शियर मिल रहा है रोलर से, तो मटेरियल भी रोलर्स को एक दूसरे से दूर करना चाहेंगे फोर्स लगा करके। तो इनके ऊपर भी जो फोर्स आएगा जिससे रोलर एक दूसरे से सेपरेट होने की टेंडेंसी होगी, इसलिए इसको रोल सेपरेटिंग फोर्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमने डिफाइन किया है दिस इज एफ एवरेज। अब माय डियर, फोर्स के बाद अब बात हम करेंगे पावर की, पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि देखो ये जो फोर्स है, फोर्स अगर आप ध्यान से देखें, अगर हम चाहें कि भाई जो फोर्स है वो कम लगे, मेथड्स टू रिड्यूस रोल सेपरेटिंग फोर्स, मतलब आप कहीं ना कहीं अगर जानना चाहते हैं कि किसी तरीके से हम इस रोल सेपरेटिंग फोर्स को कम कर दे, तो आप इस फॉर्मूले से अब देख सकते हो। माय डियर, सबसे पहले तो सिग्मा वाई है, मतलब सबसे पहला तरीका इसको कम करने का आएगा सिग्मा वाई को कम कर दो। और मैं आपको बता चुका हूं यील्ड स्ट्रेंथ को कम करने का तरीका है हॉट वर्किंग, इसलिए रोलिंग को जनरली हॉट ही परफॉर्म करते हैं। तो हॉट वर्किंग करोगे तो सिग्मा वाई कम हो जाएगा क्योंकि मटेरियल सॉफ्ट हो जाता है। माय डियर, सेकंड चीज जिससे आप ऐसा कर सकते हो वो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को भी अगर आप कम कर दे तो माय डियर तो भी ये फिजिबिलिटी है कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करने पर जो रोल सेपरेटिंग फोर्स है वो कम हो जाएगा, है ना। और एक्शन कम होगा तो रिएक्शन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, हमारे रोलर्स की लाइफ बढ़ जाएगी। थर्ड अगर आप देखना चाहें माय डियर, तो इट इज कहीं ना कहीं ये डिपेंड करता है इस एल के ऊपर भी, और जो एल के ऊपर डिपेंडेंसी है एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब एल है क्या? एल था आर डेल्टा एच, हमने देखा भी था आर डेल्टा एच। सो माय डियर, इसका मतलब है अगर हम रेडियस ऑफ रोलर को कम कर दे तो भी हम ऐसा कर सकते हैं, रेडियस ऑफ रोलर को कम करके हम रोल सेपरेटिंग फोर्स को कम कर सकते हैं। माय डियर, चौथा तरीका होता है फ्रंट एंड बैक टेंशन को प्रोवाइड करके, क्योंकि फ्रंट एंड बैक टेंशन जब आप प्रोवाइड करोगे तो उसका भी पर्पस कहीं ना कहीं वही है, मटेरियल को इलोंगेट करना, तो इसलिए रोलर से लगने वाले फोर्सेस की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी। तो ये चार मेथड्स होते हैं रोल सेपरेटिंग फोर्स को कम करने के। पहला है हॉट वर्किंग, दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम करना, थर्ड इज लेंथ रेडियस को कम करना, चौथा है सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 प्रोवाइड करना, दैट इज बैक एंड फ्रंट टेंशन। अब इसके बाद अगर हम पावर की बात करें, पावर तो आपको पता है 2 रोलर घुमाने हैं, तो पावर की रिक्वायरमेंट जो होगी वो कुछ ऐसी होगी, P = 2 times T into ओमेगा। T जो होता है टॉर्क, माय डियर टॉर्क होता है ऑब्वियसली आप जानते हो फोर्स इनटू डिस्टेंस। अब आप ध्यान से देखो तो जो प्रेशर है, प्रेशर तो थ्रू आउट वेरी कर रहा है, तो अब जब हम इस पूरे प्रेशर का इनटू एरिया ऑब्वियस सी बात है फोर्स होता है, तो अब ये हर पॉइंट पे जो अलग अलग फोर्स लग रहा है या हर पॉइंट पे अलग अलग प्रेशर लग रहा है, इनका जब आप एवरेज इफेक्ट देखोगे तो माय डियर जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो रिजल्टेंट, जैसे मैंने आपसे कहा, कुछ ऐसा रिजल्टेंट आ गया जो कि सेंटर से कुछ a डिस्टेंस पे होता है। इस a को आर्म फैक्टर बोला जाता है। तो सेंटर से a डिस्टेंस पे इस सारे का रिजल्टेंट आ जाता है, और जब इस सारे का रिजल्टेंट सेंटर से a डिस्टेंस पे आ रहा है तो मैं टॉर्क को लिख पाऊंगा दिस इज रोल सेपरेटिंग फोर्स F × a। यहाँ पे a क्या है? आर्म फैक्टर। एंड माय डियर जो आर्म फैक्टर है इसकी वैल्यू बेसिकली होती है, आर्म लेंथ बोल सकते हो आप इसको, दिस इज आर्म लेंथ, दिस इज आर्म लेंथ, और इसकी वैल्यू होती है लैम्डा टाइम्स एल। यहाँ पे एल क्या है? वही आर डेल्टा एच, एल है लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन जोन। एंड माय डियर ये जो लैम्डा है इसको बोलते हैं आर्म फैक्टर, दिस इज आर्म फैक्टर। और जो आर्म फैक्टर है इसकी वैल्यू हॉट रोलिंग है या कोल्ड रोलिंग है सबके लिए अलग अलग होती है। जनरली कुछ लोग इसकी वैल्यू 0.3 to 0.5 तक जनरली होती है, और जैसे कुछ लोग बोलते हैं 0.5 इज फॉर हॉट रोलिंग, 0.4 इज फॉर कोल्ड रोलिंग, कुछ जगह 0.4 इज फॉर हॉट रोलिंग, 0.3 इज फॉर कोल्ड रोलिंग, वट एवर इट इज आपको दिया रहेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो जनरली 0.5 को हम हॉट रोलिंग के लिए यूज करते हैं, 0.4 को हम कोल्ड रोलिंग के लिए यूज करते हैं। मैंने अब आप बोल रहे हो सर आप तो कह रहे थे रोलिंग हॉट होती है, माय डियर रोलिंग हॉट होती है अगर कुछ नहीं कहा जाए, पर ऐसा नहीं है कि रोलिंग को हम कोल्ड में कर नहीं सकते। कुछ लोगों को हॉट और कोल्ड में कंफ्यूजन भी है। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि मैंने फ्रिज में जाके वर्किंग करी, कोल्ड का मतलब है कि हम रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से नीचे काम कर रहे हैं, वो रूम टेम्परेचर भी हो सकता है, ठीक है। सो माय डियर दिस इज हाउ द पावर एंड फोर्सेस कैन बी डिफाइंड फॉर दिस मेटल फॉर्मिंग रोलिंग पार्ट। एंड माय डियर ये 4 चीजें हैं जिन 4 चीजों पे डिपेंड करता है आपका रोल सेपरेटिंग फोर्स, दैट इज यील्ड स्ट्रेंथ, म्यू, एल एंड सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आर नथिंग बट द बैक एंड फ्रंट टेंशंस। एंड माय डियर ये सारे डिस्कशन अब एनालिसिस को कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हैं, और जैसे ही मेरी एनालिसिस कंप्लीट होती है हम इसके क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो जो नेक्स्ट सेशन है दैट इज फॉर श्योर कि नेक्स्ट सेशन में हम क्वेश्चंस ही देखने वाले हैं, और नेक्स्ट सेशन में हम रोलिंग के क्वेश्चंस देखेंगे, और इसके साथ ही फिर रोलिंग के हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, और रोलिंग के सारे क्लासिफिकेशन देखने के बाद उनकी एप्लीकेशन देखेंगे, और उसके बाद माय डियर फिर हम स्टार्ट करेंगे अगला मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस
जिसका नाम है एक्सट्रूजन या वायर ड्राइंग, दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। और अब हम एक और एक्सप्रेशंस देखने वाले हैं जो अभी हमने नहीं देखे हैं, कि हम एक बारी में कितना मैक्सिमम ड्राफ्ट ऑब्टेन कर सकते हैं। व्हाट इज दैट मैक्सिमम ड्राफ्ट विच वी कैन ऑब्टेन इन अ सिंगल पास रोलिंग ऑपरेशन। ठीक है, अब तक हमने देखा था कि कितना होता है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं देखी थी। हमने क्या देखा था कि डेल्टा एच की जो वैल्यू आ गई थी, ये जो ड्राफ्ट पर पास है, दैट वाज डी इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे ही आया था। तो ये है कितना ड्राफ्ट हमें मिलता है। अब मैं देखना चाह रहा हूँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, मतलब एक पास में आप मैक्सिमम कितना रिडक्शन ऑब्टेन कर सकते हो, ये अब हम देखने जा रहे हैं माय डियर। चलिए देखते हैं मैक्सिमम रिडक्शन पॉसिबल इन अ सिंगल पास रोलिंग। चलिए देखते हैं। सो गाइस, एक आखिरी एक्सप्रेशन आज के लिए हम देखने जा रहे हैं, दैट इज मैक्सिमम रिडक्शन पर पास। एक पास में मैक्सिमम कितना रिडक्शन ले सकते हैं। एंड माय डियर, मैक्सिमम रिडक्शन पर पास कैलकुलेट करने के लिए हमने एक एक्सप्रेशन देखा था जो कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री के नाम से था, कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री। और कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री थी कि जो डेल्टा एच है, सॉरी, कंडीशन फॉर सेल्फ एंट्री थी जो म्यू है, दैट शुड बी मोर देन इक्वल्स टू tan थीटा, है ना। म्यू वॉज मोर देन इक्वल्स टू tan थीटा, और म्यू को आपने tan बीटा लिखा था, तो म्यू जो है दैट इज मोर देन इक्वल्स टू tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आई थी डेल्टा एच अपॉन आर। अब आइडिया अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा म्यू स्क्वायर इज मोर देन इक्वल्स टू डेल्टा एच अपॉन आर। तो डेल्टा एच आ जाएगा लेस देन इक्वल्स टू म्यू स्क्वायर आर। इसका मतलब है डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो इससे हमेशा छोटी रहती है। तो माय डियर, मैं लिख सकता हूं डेल्टा एच की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है म्यू स्क्वायर आर। सो माय डियर, ये जो है ये मैक्सिमम रिडक्शन पर पास है। दिस इज मैक्सिमम रिडक्शन पर पास। एंड माय डियर, इसके बाद अब आप न्यूमेरिकल पार्ट डेफिनेटली शुरू कर सकते हो रोलिंग का। और अभी मैं आज आपको वो भी नोट्स भी शेयर कर रहा हूँ रोलिंग के, जितना आपने रोलिंग पढ़ लिया है, बल्कि रोलिंग पूरा ही कर रहा हूँ। और इतना पढ़ने के बाद फिर हम अभी रोलिंग के ऊपर अभी बहुत कुछ देखना है। जैसे रोल सेपरेटिंग फोर्स को कम करने के तरीके आपने देखे, अभी 4 तरीके मैंने बताया। पहला यील्ड स्ट्रेंथ कम कर दो, उसका मतलब हॉट वर्किंग होता है। दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम कर दो, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को कम करने के अलावा आप एल को कम कर सकते हो। एल को कम करने का मतलब रेडियस ऑफ रोलर को कम कर दो। और चौथा था फ्रंट एंड बैक टेंशन प्रोवाइड करना। अब माय डियर, इन चारों में से कौन सा बेहतरीन, कौन सा सबसे बेस्ट मेथड है, कौन सा वर्स्ट, वो भी देखेंगे। फिर मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जैसे हमने देखा कि जो आर डेल्टा एच, रेडियस ऑफ रोलर को कम करने का क्या इंपैक्ट है, वो भी हम देखेंगे। फिर टाइप्स ऑफ रोलिंग मिल्स देखेंगे, जिसमें हम 2i, 3i, 4i क्लस्टर मिल्स वो सब देखेंगे। इसके अलावा और भी कुछ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे एल्युमिनियम फॉइल को बनाने के लिए भी प्रोसेस होता है। तो ऐसे बहुत सारे प्रोसेस जो भी हम देखने वाले हैं, और एक एक करके सारे रोलिंग प्रोसेस हम कंप्लीट करेंगे। फिर रोलिंग के डिफेक्ट्स देखेंगे। तो अगले 1 या 2 सेशन में माय डियर रोलिंग कंप्लीट होने जा रहा है। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे या तो एक्सट्रूजन या वायर ड्राइंग। थोड़ा सेशन मैंने छोटा इसलिए कर दिया है क्योंकि पैरेलली आपका मैथमेटिक्स, बहुत सारे सब्जेक्ट चल रहे हैं। तो आप कॉलेज में भी थोड़ा सा ऑनलाइन क्लासेस हर जगह स्टार्ट हो गई है, तो आप लोग कंटिन्यूटी बनाए रख सके, इसलिए मैं थोड़ा ही छोटा ही लेक्चर डाल रहा हूँ, जिससे कि आप इसमें कंटिन्यूटी बनाए रखें। और इन बिटवीन अब मैं रोलिंग के कंप्लीशन के बाद एक प्रैक्टिस सेशन डालने वाला हूँ, पहले वेल्डिंग का और फिर कास्टिंग का। हो सकता है दोनों का एक साथ भी आ जाए, तो यू विल सी दैट। तो माय डियर, कोई भी डाउट हो आप फिर से मैं बोल रहा हूँ पूछते रहिएगा। और कुछ क्वेश्चंस आपने ग्रुप में शेयर भी किए हैं, तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो मैं प्रैक्टिस सेशन में कंसीडर करने वाला हूँ। वहाँ पे इसलिए मैंने नहीं किया क्योंकि वहाँ पर मैं शेयर करता तो ऑलरेडी फिर डिस्कशन और लंबा खींचता, और ऐसे डिस्कशन कई बार उतने क्लियर नहीं हो पाते जितना जब क्वेश्चन मैं बोर्ड पे करूंगा तो जितना क्लियर हो पाएगा। तो दैट इज गोइंग टू बी बेटर फॉर ऑल ऑफ अस। सो माय डियर, डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चन जो भी आपको टेस्ट में दिक्कत आई। मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चन को 2 या 3 क्वेश्चन में दिक्कत है, और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी है 2 से 3 जिनको एक में भी दिक्कत नहीं है। 20 आउट ऑफ 20 सारे क्वेश्चन भी सही हैं 3 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो मैंने आंसर की शेयर कर दी थी, अब आप अपने आंसर्स मैच कर सकते हैं उससे, ठीक है। आई डोंट हैव अभी क्या है, क्योंकि बिकॉज ऑफ दोज लॉकडाउन एंड ऑल स्टाफ अवेलेबल ही नहीं, तो मैं चेक करवा करके आपको मार्कशीट भी भेज देता, ठीक है। तो अभी के लिए आप खुद से करें, पर बहुत जल्दी, मैंने आपको पहले ही बोलता, इसको डिजिटाइज कर देंगे अब, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत जल्दी आप टेस्ट देने लगेंगे और उस पर आपको रैंक, मार्क्स सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो
कोई भी डाउट हो आप प्लीज़ पूछें। और कल हम रोलिंग के न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे, तो आप जितने लेक्चर अभी तक मैंने आपको रोलिंग पढ़ाई है वो आप थ्योरी पूरा पढ़ के रखें, ताकि न्यूमेरिकल जब मैं आपको कराऊं तो मुझे वो फॉर्मूले जब मैं लिखूं तो आप ये ना सोच रहे हो कि फॉर्मूला कहाँ से लिख दिया सर ने। ठीक है, इस चीज़ को समझना, ये मैक्सिमम रिडक्शन है एक पास में, और वो एक्चुअल रिडक्शन है। एक्चुअल रिडक्शन मैक्सिमम से कम हो सकता है, ये वो रिडक्शन है जो एक पास में मैक्सिमम आपको मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम रिडक्शन किस पे डिपेंड करता है, म्यू स्क्वायर आर, तो म्यू पे भी डिपेंड करता है, आर पे भी। तो रेडियस ऑफ रोलर को कम करना इसलिए भी एक बहुत अच्छा मेथड नहीं है कि रेडियस को कम करने से रोल सेपरेटिंग फोर्स तो कम होता है, पर मैक्सिमम रिडक्शन की पॉसिबिलिटी भी कम होती है। ठीक है ना। सो बट यस दैट इज यूज, क्योंकि अगर हम सिर्फ रोलर की लाइफ के बारे में ज्यादा सोच रहे हैं तो ऑब्वियसली वी कैन गो फॉर दैट, क्योंकि मेथड्स टू रिड्यूस रोल सेपरेटिंग फोर्स, तो रोल सेपरेटिंग फोर्स उससे कम होता है। तो माय डियर देखते हैं आगे नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे का पार्ट। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। कोई भी डाउट है आप प्लीज़ पूछें। चलिए मिलते हैं फिर।